हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टॉपिक्स कवर तो बता दिए थे प्रीवियस अपनी वीडियो में। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम अपना चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज तो पता है कि पाइथन क्या है। आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको बेसिकली हमारी लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है। ठीक है। उसको सिर्फ एक लैंग्वेज पता है, मशीन। अब मुझे क्या करना है, अगर उस मशीन से काम करवाना है, राइट, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। अब मशीन लैंग्वेज है मुश्किल, उसके लिए तो इजी है बट मेरे लिए है टफ। अब कंप्यूटर को वही चीज समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने कुछ ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जो मुझे इजी लगती है। राइट। जो लैंग्वेजेस मुझे इजी लगती है, तो वन ऑफ द लैंग्वेजेस पाइथन। ठीक है। अब होगा क्या कि पाइथन में मैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगी जो मैं उससे काम करवाना चाहती हूँ, और मैं कंप्यूटर को दे दूंगी। आगे किसी भी तरीके से वो लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू मशीन लैंग्वेज, और वो चीज क्या है, कंप्यूटर को समझ आ जाएगी। कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेगा, और फिर बाद में मुझे क्या करेगा, आउटपुट वो रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले अगर हम पूछे कि पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और जब वो इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी तो कुछ जो है आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा, यानी जो टास्क हम करवाना चाह रहे थे वो टास्क हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पाइथन जो है आपकी 1991 में बनी थी, लेकिन पॉपुलैरिटी रेट जो है इसका इस टाइम पे बढ़ा है। रीजन बीइंग क्या है कि पाइथन जो है ना आपकी बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है, सॉरी, एंड डीप लर्निंग के। ठीक है। यानी ये बहुत इजीली मशीन से ऐसे टास्क करवा पा रही है। इसी वजह से इस टाइम पे इसकी पॉपुलैरिटी रेट जो है बहुत ज्यादा हाई है। पाइथन जैसी एक और लैंग्वेज भी है विच इज आर लैंग्वेज। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी यूज हो रही है, बट द थिंग इज कि आर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। पाइथन जो है उसके कंपैरिजन में इजी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी अगर आप इनिशियल फेज में अपना काम करना चाहते हैं तो पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बाद में जब आप बहुत ज्यादा आराम से इन कंस्ट्रक्ट से कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, डीप लर्निंग पे कैसे एल्गोरिदम्स पे वर्क करते हैं, जब आप वो सारा एक बार समझ जाते हैं तो उसके बाद आप आर पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर अब हम पाइथन की कुछ बात करें, तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि मैंने एक कोड लिखा या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी पाइथन लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर को तो पाइथन समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर क्या चाहेगा कि हम उसको क्या करें, कन्वर्ट करें मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो वो कन्वर्जन करेगा कौन, वो कन्वर्जन की ड्यूटी किसकी होती है, इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि आपने कोई कोड लिखा, वो कहेंगे कि तुम अब जो लैंग्वेज तुमको इजी लग रही है तुम उसमें कोड लिख लो। हमारा काम क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी कोड जिस भी लैंग्वेज में आप उसको दोगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। तो आप जो कोड इसको दोगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, उसका कन्वर्जन कर देगा इनटू मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज वाला कोड जो है फिर उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा और आपको एक टास्क प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो हमारे जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है आपका कंपाइलर, एक होता है आपका इंटरप्रेटर, एंड थर्ड वन इज योर दिस असेंबलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, और जो आपका असेंबलर है वो एक स्पेशल लैंग्वेज विच इज असेंबली लैंग्वेज, ये सिर्फ उसी पे काम करता है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी थी, जो कुछ निमोनिक्स का यूज करती थी, जैसे ऐड है। मशीन लैंग्वेज तो हर एक चीज के लिए 0101 करती थी। तो मशीन लैंग्वेज के बाद एक और लैंग्वेज बनी थी जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते थे, जो थोड़ी उससे इजी थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो जो लगता था कि ये ज्यादा ही यूज होंगे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हो गया। तो इन सब के लिए उसने बोला कि मशीन कोड ना लिख के, 0101 वाला कोड ना लिख के एडीडी लिख दो, एसयूपी लिख दो, एमयूएल लिख दो, मूव करना है तो एमओवी लिख दो। तो उसने ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दे दिए थे जिनको हम निमोनिक्स बोलते थे। तो अगर स्पेशली है कि मैंने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा है तो मैं असेंबलर का यूज करूंगी, असेंबलर और किसी केस में काम नहीं आता है। तो जो दो आपके इंटरप्रेटर्स रह जाते हैं, वन इज योर सॉरी जो दो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स रह जाते हैं, वन इज योर इंटरप्रेटर एंड सेकंड इज योर कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्जन दोनों का काम, हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज है, कंपाइलर कर देगा इकट्ठा।
उसने सारा का सारा जैसे कोड लिया, एक ही बारी में गलतियाँ निकाल दी, क्योंकि देखो वो चेंज कर रहा है तो चेंज करेगा तो उसको गलतियाँ तो मिलेगी, गलतियाँ मिलेंगी तो बताएगा भैया ये गलतियाँ है, गलतियों को ठीक करो और दोबारा मैं ठीक करके कंप्यूटर को दूँगा। जब सारी गलतियाँ तुम निकाल दोगे, तुम्हारा कोड ठीक हो जाएगा तो कंप्यूटर उसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा। कंपाइलर क्या कर रहा है, एक ही बारी में सारी गलतियाँ निकाल रहा है या चेक कर रहा है, क्योंकि इट माइट हैपन आपके कोड में कोई एरर ना हो। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो कहेगा नहीं भई, वन बाय वन, एक-एक करके मैं गलती निकालूँगा, एक लाइन पढ़ूँगा, तुमको गलती बताऊँगा, तुम गलती को ठीक करोगे, उसके बाद मैं उस लाइन को दोबारा पढ़ूँगा। अगर उस लाइन में कोई गलती नहीं है, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा, फिर मैं नेक्स्ट लाइन को पढ़ूँगा, फिर आपको उसमें से गलती बताऊँगा, आप उसको ठीक करोगे, फिर मैं दोबारा उसको चेक करूँगा एंड सो ऑन द प्रोसेस विल गो ऑन। तो पाइथन जो है वो आपकी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो है अपनी चेकिंग करवाती है कोड की। ठीक है? तो पहली चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई लेवल लैंग्वेज है, नो डाउट मैंने आपको बोल ही दिया है कि जो ये है हाई लेवल है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी होती है? जो ना एक से ज़्यादा टास्क कर सकती है। एक से ज़्यादा कैसे कर सकती है? आप इससे गेम बनवा सकते हो, आप इससे रोबोटिक्स की लाइन का काम करवा सकते हो, आप इससे कोई नॉर्मल अगर आपको डेस्कटॉप का बनाना है, अगर आपको कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है, मतलब डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर ये वर्क कर पा रही है। स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ इस डोमेन में काम करूँगी, आप इससे कोई भी डोमेन में काम करवा सकते हो। इसीलिए ये आपकी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है? बनाई किसने थी? बस ये मुझे पहले लिखना चाहिए था पॉइंट, बट एनी हाउ ग्यूडो विन रॉसम ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1991 में बनाई थी। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि पॉपुलैरिटी रेट अब आया है, नहीं तो बनी तो ये काफ़ी पहले हुई है। फ्री एंड ओपन सोर्स। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भैया ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई इसका लाइसेंस नहीं है। जैसे मैं अभी जुपिटर नोटबुक पे काम करूँगी, तो मैं एनी हाउ मैं उसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऑनलाइन ही कर लूँगी, नहीं तो आप एनाकोंडा के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू कर सकते हो, बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। खरीदना नहीं है। एंड ओपन सोर्स मतलब आप इस पाइथन के इटसेल्फ कोड में चेंजेस करके आगे कंट्रीब्यूटर्स के साथ आप उनके कोलैबोरेशन में आ सकते हो, अगर आपको लगता है कि पाइथन के ही कोड में आपको चेंज करना चाह रहे हो या कुछ ऐड करना चाह रहे हो, तो आप वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इसीलिए ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। नेक्स्ट चीज जो है डियर, दैट इज फीचर्स। फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज के। तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंपेरेटिव, फंक्शनल, प्रोसीजरल। देखो जो आपके पैराडिग्म्स होते हैं ना, पैराडिग्म का मतलब होता है शिफ्ट होती है। नॉर्मली जो आपकी पहले लैंग्वेजेस बनती थी, या तो वो होंगी प्रोसीजरल, या वो थी फंक्शनल, या वो थी इंपेरेटिव, या वो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। है ना? जैसे सी की बात करें तो प्रोसीजरल में आ जाएगी, है ना? फोर्ट्रन की बात करें तो इंपेरेटिव में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो सी प्लस प्लस जावा आ जाएंगी। तो ये एक-एक इसको ही फिक्स करती थी। लेकिन अब क्या है, जो पाइथन है वो कह रहा है मैं तो बहुत सारे पैराडिग्म्स, मतलब हर एक लैंग्वेज का जो बेस होता था जिसके ऊपर वो बनती थी, मैं वो सारे बेसिस ले लूँगी। क्योंकि बहुत सारे इसने सब के बेसिस ले रखे हैं। तो इसलिए इस ये भी रीज़न है कि ये पॉपुलर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर ईज़ी हो जाता है इसके साथ काम करना, क्योंकि इतने सारे कंस्ट्रक्ट्स को ले रही है। ये फंक्शनल यानी ये फंक्शंस भी बनाएगी, ये मॉड्यूल्स भी बनाएगी, ये प्रोसीजर्स भी बनाएगी और इसमें आप क्लासेस भी बना सकते हो। ठीक है? तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है अपनी मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इसकी वजह से। डेवलपर फ्रेंडली है, सिंटैक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अभी इस पे तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सिंटैक्स क्या होता है, रूल्स जो आप यूज़ करते हो व्हाइल राइटिंग कोड। तो आप जैसे-जैसे काम करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके साथ कोडिंग करना बहुत ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू योर सी, सी प्लस प्लस, जावा। उसके जैसे-जैसे ये लैंग्वेजेस का नाम मैंने बोला है, वैसे-वैसे इनका सिंटैक्स जो है टफ होता जाता है। लेकिन पाइथन इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो जिसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान ही नहीं रखना, वो खुद ध्यान रख लेगी। ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पे भी काम कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। कोड को इधर से उधर भी लेके जा सकते हो। जैसे जावा के अंदर आपका बाइट कोड का जो आपको एक फीचर मिलता है, सेम आपको पाइथन के अंदर भी ये फैसिलिटी मिलती है। तो इसलिए ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाती है। नेक्स्ट है आपका डायनामिकली टाइप्ड है। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब होता है नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन एडवांस रन टाइम। वो क्या बोल रहा है, डायनामिकली देखो, दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, एक होती है स्टैटिक टाइप्ड और एक होता है डायनेमिक टाइप। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें जैसे सी लैंग्वेज है,
ठीक है? आपको इनिशियली जैसे आप इंट ए लिखते हो, आपको पहले से ही बताना पड़ता है कि वो जो ए है वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है। जिनको लैंग्वेज नहीं आती, नो इश्यूज़। पर वैसे जिनको थोड़ी-सी भी नॉलेज है तो उनको पता होगा कि पहले आपको बताना पड़ता है अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो कि भैया वो कौन-सी टाइप का है। लेकिन इसके अंदर आपको नहीं बताना, इसके अंदर आप a इक्वल टू 5 लिख दोगे, वो समझ जाएगा कि तुम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो। हम इंट, फ्लोट ये सब लिखते ही नहीं है, तो इसीलिए इसको डायनेमिक टाइप बोलते हैं। रन टाइम पे ही वो डिसाइड करता है कि इसकी टाइप होगी क्या। जो भी तुमने वैल्यू डाली है वो किस टाइप का है, वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा। उसको कंपाइल टाइम पे कोई मतलब नहीं है। और ये एक्चुअली में गुड थिंग है आपके लिए, बट इन सम केसेस बैड भी हो जाती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है उन्होंने एक रेवोल्यूशन बना दिया है इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इसको फीचर नहीं मानेंगे, बट ये मैंने जरूरी लिखी है क्योंकि देखो पाइथन इटसेल्फ इतना नहीं पॉपुलर। देखो पाइथन तो है, बेस है, लेकिन उससे आगे आप जो करने वाले हो ना वो काम आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से होता है। तो पाइथन तो आपका बेस बनाएगी, लेकिन आगे जो हमने उसको यूज करना है, जो यूसेज होगा या जो एक्चुअल में जिस वजह से उसको इतना पॉपुलर किया गया है, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स है। तो हम उसके ऊपर काफी सारा वर्क करने वाले हैं, जिससे आप डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के अंदर ये आपकी जाएगी। ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो भैया बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल। जैसे सिंपल आप पाइथन डॉट ओ आर जी पे जाओगे, www.python.org पे, तो यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हो आपको विंडोज, मैक, लिनक्स हर एक टाइप के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसको हम जब इस पे आप जाओगे तो इसका नाम जो होता है वो पाइथन आईडीएल ही होता है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है डेटा एनालिटिक्स का कोर्स के ऊपर। तो वहां से भी आप देख सकते हो कि कैसे डाउनलोड करते हैं। आज मैं डाउनलोडिंग नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि मैं जुपिटर नोटबुक पे काम करना सिखाऊंगी। इसके अंदर उसके बाद पाईचार्म है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो है, आपका एनाकोंडा है जिसको ज्यादा लोग पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर जब आप एनाकोंडा के थ्रू इसको डाउनलोड करते हो ना, तो फिर क्या होता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज जैसे मैंने आपको कल नाम बताए थे, पैंडास है, नमपाई है। तो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके उनको एक बार एक लाइन लिखनी पड़ती है, पिप इंस्टॉल pandas, ठीक है, पिप इंस्टॉल numpy। अभी समझेंगे बाद में कि ये चीजें हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन हमको ये ना इंस्टॉल करने पड़ते हैं सेपरेटली लाइब्रेरी। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इनका बहुत सारा कोड होता है जो रन होता है हमारी एक लाइन से, ये पूरी लाइब्रेरीज और जो कुछ होता है उसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बाद में। अगर आप एनाकोंडा का यूज करते हो तो उस केस में कोई भी लाइब्रेरी के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ऐसी स्टेटमेंट यूज नहीं करनी है। ये क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज मैंने कल आपको बताई थी ये सारी बहुत ही पॉपुलर है, और ये ऑटोमेटिकली उन सारी लाइब्रेरीज को पहले ही डाउनलोड करके रखता है। इसीलिए एनाकोंडा को ज्यादा पॉपुलैरिटी दी जाती है कि हमको स्पेसिफिकली कुछ रेयर केसेस की लाइब्रेरीज होगी जो इंस्टॉल नहीं होती, जो मैनुअली करनी पड़ेंगी। बाकी केसेस में अगर आप आइडियली यूज कर रहे हो या पाइचार्म यूज कर रहे हो, इन दैट केस आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। विजुअल स्टूडियो के केस में भी सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो जैसा ही, या पाइचार्म, ये सारे एक जैसे ही दिखते हैं। और चेक बॉक्स पिप है, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ में आया होगा। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाली हूँ एक्चुअली मैं ऑनलाइन करने वाली हूँ, आज मैं आपको डाउनलोडिंग नहीं सिखा रही हूँ। एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर नोटबुक से। मेरा कीबोर्ड खराब है, मैंने एक्सटर्नल लगा रखा है। ठीक है। तो मैंने जुपिटर नोटबुक लिखा। जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद आई वेंट थ्रू दिस। देखो आजकल क्या है, आपको इंस्टॉल वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल ट्राई इट इन ब्राउजर पे क्लिक करा हुआ है। सिंपल जुपिटर नोटबुक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। तो सिंपल क्लिक करने के बाद ये आपका डिटेल आ रही है, आप फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। पहले मैं आपको इंटरनल वर्किंग सिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं वही सब इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको थोड़ा कोडिंग पार्ट जल्दी सिखा दूं। वंस दैट इज डन उसके बाद हम इस प्रोसेस पे आ जाएंगे, कैसे इंस्टॉल किया था, वो किया था, वो चीजें हम बाद में करेंगे। पहले हम कोडिंग पार्ट पे जाएंगे। तो क्योंकि हमें नोटबुक बनानी है, मैंने नोटबुक पे क्लिक किया। अभी ये आपसे लोकेशन सेट नहीं कर रहा है। अगर आपने एनाकोंडा के थ्रू डाउनलोड कर रखा है तो ये आपसे पूरी लोकेशन वगैरह मांगेगा कि आप ओपन करना चाह रहे हो डेस्कटॉप में, कौन सी फाइल, कौन से फोल्डर में, क्योंकि तब तो आपने इंस्टॉल कर रखा होगा ना। अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया हो, ये सारा मेरा ऑनलाइन ही सेव कर रहा है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा सबसे पहले कि कर्नल सिलेक्ट करें। कर्नल आपको सिलेक्ट करना है, जो है इसने बाय डिफॉल्ट ही कर रखा है। कर्नल आपको सिलेक्ट करना होता है क्योंकि कर्नल ही तो आपका रन कर रहा है किसी भी सॉफ्ट उसको। तो इसलिए जो इसने कर रखा है हमें कोई इशू नहीं है, हम इसी पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप खोलोगे तो अनटाइटल 3 है। अनटाइटल 3 को मैं बैक देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अपने फाइल का नेम सेव कर सकती हूँ।
तो मैंने मेरी डेटा साइंस की फर्स्ट क्लास है तो मैंने लिखा डेटा अंडरस्कोर साइंस 1। अच्छा, इसके बाद आप ये देखो कि इसने ये लिखा हुआ है डॉट IPYNB। तो ये आपको याद रखना है, ये बता रहा है कि ये पाइथन की नोटबुक है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इस एक्सटेंशन की है तो मतलब जुपिटर की नोटबुक बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ना बॉक्स, इसमें आप टाइप करते हो कोड। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ आपको जो कोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको मार्कडाउन का ऑप्शन, रॉ पे अभी हम नहीं जा रहे, कोड और मार्कडाउन पे जा रहे हैं। कोडिंग जब भी करनी होगी अब यहाँ पे कोड पे क्लिक कर देना। जब भी आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा कि टू सेपरेटर्स की तरह, ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए कि मैंने हेडिंग बनाई है उसके नीचे मैं कोड लिख रही हूँ, इन दैट केस हम मार्कडाउन का यूज कर लेंगे। और ये रन आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेल्स ऊपर नीचे, क्योंकि ये एक सेल है, ऐसे ही आप नेक्स्ट सेल बनाओगे, नेक्स्ट सेल बनाओगे, तो सेल्स अगर आपको ऊपर नीचे करने हो तो वो यहाँ से हो जाएंगे। पहले तो देखो, इंसर्ट अ सेल अबव, इंसर्ट अ सेल बिलो, अगर उस पर्टिकुलर सेल को आपने डिलीट करना है तो ये जब सेल्स क्रिएट हो जाएंगे मल्टीपल तो ऊपर नीचे करना, और अगर नए डुप्लीकेट बनाना है, सॉरी, तो उस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका एक डुप्लीकेट सेल बन जाएगा। इतने से आपका काम चल जाएगा जो हमको बनाना है, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम करते हैं वेरिएबल्स पे। देखो, वेरिएबल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो। उसका रीजन क्या है कि बिना आपके वेरिएबल्स के आप वैल्यू डालोगे किसमें। सबसे पहले समझो वेरिएबल होता क्या है। देखो, आपकी मेमोरी की एक लोकेशन है, ठीक है। या आप अपने घर पे लगा लो, आपके पास एक आपने अपना सामान रखना है, तो आप कुछ बॉक्सेस लोगे, उन बॉक्सेस के ऊपर आप नाम लिख दोगे कि भैया इसमें मैंने टॉयज रखी हुई है, इसमें मैंने बुक्स रखी हुई है, इसमें मैंने ये चीज रखा हुआ है। आप कुछ लेबल तो लगाओगे ना जिससे आपको पता चलेगा उसके अंदर है क्या। उसके अंदर है जो चीज है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो जो एक्सटर्नल हमने उसको नेम दिया है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ऐसे क्या है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारी बहुत बड़ी है, जो हमारी रैम होती है, ठीक है। अब या हार्ड डिस्क लगा लो आगे के लिए। तो उस जहां पे आप स्टोर कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है, तो वो जो चीज आप स्टोर कर रहे हो, आप एक तो वो हो गई, एक उसको स्टोर कर कहाँ रहे हो, एक वो चीज हो गई। तो वो नेम जो हम लोकेशन को देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इस जगह पे स्टोर कर रखा है, तो लोकेशन का हमने जो नाम दिया कि इसके अंदर वो चीज स्टोर्ड है, तो जो लोकेशन को नाम दिया वो क्या है, आपका वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है, बस नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स आपके कुछ नहीं होते, मेमोरी की लोकेशन को हमने नाम दे रखा है। नाम दे रखा है तो हमारे लिए बहुत इजी चीज है, क्योंकि हमने उसको नाम दे रखा है तो हमको पता है, अरे अच्छा, ए है तो ए के पास ये चीज है, बी है तो बी के पास ये चीज है। तो हमने नेम दे रखे हैं मेमोरी की लोकेशंस को, तो उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे सबसे पहले ये केस सेंसिटिव होनी चाहिए। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो आपका अपर केस है और जो आपका लोअर केस है वो दोनों आपके डिफरेंट होंगे। अच्छा, उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, लेटर्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो, और एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो जो है आपका अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर जो नीचे ये आपका अंडरस्कोर है। जो बीच में होता है वो हाइफन होता है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा, लेटर्स स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। लेकिन डिजिट्स के मामले में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई वेरिएबल नेम बनाओगे डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये अगेन आपका एक रूल है वेरिएबल का। नेक्स्ट है आपका कोई पंचुएशन करेक्टर। पंचुएशन करेक्टर कैसा हो गया, जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, जैसे एक्सक्लेमेशन सिंबल हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एक्सपोनेंशियल एक ऐप होती है जो, और एम्परसेंड, मल्टी स्टार का सिंबल जो हो गया। तो ये सारे आपके पंचुएशन करेक्टर्स हैं। आप इनमें से कोई भी पंचुएशन करेक्टर यूज नहीं कर सकते व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल। ओनली आप लेटर्स का यूज, डिजिट्स का और अंडरस्कोर का, और डिजिट्स में भी स्टार्टिंग में आप डिजिट का नेम नहीं लिख सकते। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये सारे आपके वैलिड है और ये सारे आपके इनवैलिड है। तो वो अब आप बता सकते हैं कि ये वैलिड क्यों है। देखो, ई से स्टार्ट करा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फाबेट से यूज हो रहा है।
कैपिटल है स्मॉल है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन सेम नाम है लेकिन ये स्मॉल से यूज हो रहा है तो अगेन इट वर्क्स। अच्छा वन मोर थिंग मैंने आपको बोला था केस सेंसिटिव। अब जैसे आप ये देखो दोनों में सारा कुछ सेम है, बस ये ई कैपिटल है और ये ई स्मॉल है, इसलिए ये दोनों क्या है लोकेशंस आपकी डिफरेंट हो जाएंगी, डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, अंडरस्कोर 11 चल जाएगा, अंडरस्कोर 12 क्यू डब्ल्यू चल जाएगा क्योंकि अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अब अगले में लिखा 12 डबल ए बी, अल्फाबेट है नंबर है ठीक है, लेकिन जो आपने डिजिट्स है वो पहले लिख दी है और मैंने आपको बोला आप डिजिट्स को पहले नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर है। आपने फिर यहाँ पे एट द रेट क्यू डब्ल्यू लिखो, एट द रेट तो आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई पंचुएशन सिंबल यूज नहीं कर सकते। फिर आपने लिखा है $12 और आगे आपने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं क्योंकि आपने 12 से स्टार्ट किया है, पहली गलती। और क्योंकि यहाँ पे अपना डॉलर सिंबल यूज किया है वो आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज अ पंक्चुएशन करेक्टर। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि अब आप वेरिएबल के नेम्स कैसे यूज करते हैं। अच्छा ये जो मैंने नेम लिखा है अंडरस्कोर 11 अंडरस्कोर 12 क्यू डब्ल्यू, अवॉइड सच नेम्स। नेम्स हम वही लिखते हैं जो थोड़े मीनिंगफुल हो क्योंकि आगे हमें उनको यूज करना होता है। तो हम कुछ भी नाम ऐसे टाइप करके लिख देंगे तो बाद में ढूंढना कि भैया वो कौन से वाला वेरिएबल था जिससे हमने काम कराना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑलवेज यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। नेक्स्ट आता है अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यूज असाइन तो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो होता है इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करने वाला है, वैल्यू देने वाला है, असाइन करने वाला है। तो जैसे मैंने ये बोलना है, मैं एक वेरिएबल, अब मैंने आपको बोला था ना कि मेमोरी की लोकेशन होगी, एक मेमोरी का नाम होगा और एक उसके अंदर आप चीज डालोगे, मैंने ये चीज समझाई थी। तो जो मेमोरी का नाम हो गया वो मैंने सैलरी बना ली और सैलरी के अंदर मैं वैल्यू डालना चाह रही हूँ 1000। तो सैलरी तो बस नेम है, डब्बा है, उस डब्बे के अंदर उस कंटेनर के अंदर जो चीज आप डालना चाह रहे हो वो आपकी वैल्यू बनती है। तो वैल्यू हम हमेशा डालते कैसे है, यानी हम उस वेरिएबल नेम और उस वैल्यू को एक दूसरे से असाइन कर कैसे या ज्वाइन कैसे करवा सकते हैं, वो हम करवा सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से। जब मैंने लिखा सैलरी इक्वल टू 1000, तो जो राइट हैंड साइड वाली चीज होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है, चली जाती है। तो क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सैलरी नाम का एक लोकेशन बनेगी और उसके अंदर 1000 वैल्यू चली जाएगी। तो जब भी आप सैलरी को आगे यूज करोगे तो उसकी वैल्यू उठा लेगा। अच्छा ये तरीका आपने तब यूज करना है जब आपकी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, डेसिमल वाली हो चाहे सिंपल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ये तरीका तब यूज होगा। अगर आपकी राइट हैंड साइड पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब जिसमें अल्फाबेट्स यूज होते हैं आपके, ठीक है, अगर ऐसा कुछ वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक है तो स्ट्रिंग्स यानी अल्फाबेट्स का यूज हो रहा है साथ में, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उस केस में मैंडेटरी हो जाता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल नेम लिखें फिर इक्वल टू लिखें, लेकिन आप इन डबल कोट्स का यूज करें। और डबल कोट्स आपने सिंगल सिंगल करके दो दो बार प्रेस नहीं करने, आपके जो डबल कोट्स एज सच दिए होते हैं आप उनका यूज कर लो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नहीं तो आप ये चीज कर सकते हो, सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे भी कर सकती थी, सैलरी इक्वल टू सिंगल कोट्स, सेम चीज रिसीव्ड 7000। कीबोर्ड ठीक है, तो ये रहा। तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। फाइन। तो मतलब असाइनमेंट आपको करनी आ गई कि आपका इक्वल टू ऑपरेटर से असाइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल का नाम बच जाएगा, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उसमें चली जाएगी। स्ट्रिंग के केस में आप डबल कोट से सिंगल कोट लगा लो और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी वो चाहे डेसिमल वाली हो चाहे डेसिमल वाली ना हो, आपको उसमें कोट्स नहीं लगाने। नेक्स्ट आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कुछ अनएग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, अनएग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप रन नहीं करवाना चाहते, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए होती है। जैसे आप कोड लिख रहे हो, आपने बहुत सारा कोड लिखा, आपको लग रहा है कि मैं आगे भूल जाऊंगा कि मैंने ये वाला पोर्शन क्यों लिखा है, तो आपको स्टेटमेंट्स उसके लिए लिखना चाह रहे हो। तो ऐसा जो कुछ आप लाइनें लिखना चाहते हो, जो आप चाहते हो कंप्यूटर रन ना करे लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो, तो उसको हम कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगल लाइन होते हैं और मल्टी लाइन होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक ही लाइन में चलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हैश लगाना है, उसके आगे आप लाइन लिख दो, एक लाइन लिखते जाओ, तो वो सिंगल लाइन है। वो कमेंट होगी, वो कभी भी नहीं चलेगी। अगर आपने मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है आपका, तो मल्टी लाइन क्या, या तो हर लाइन पे हैश लगाओ आगे आगे और लिखते जाओ, नहीं तो ट्रिपल कोट्स। जैसे मैं यहाँ ट्रिपल कोट लगाया, फिर मैंने अपना जो भी स्टेटमेंट था लिखना शुरू किया और लास्ट में ट्रिपल कोट क्लोज कर दिए। ठीक है, ट्रिपल कोट कैसे बनते हैं, 3 बार सिंगल जो आपका कोट होता है उसको प्रेस करना है, डबल सिंगल नहीं करना है, 3 बार सिंगल को प्रेस कर देना तो आपका ट्रिपल कोट बन जाएगा। ठीक है, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे।
इसके बाद मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो प्रोग्रामिंग तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन करना तो आपको सिखा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली यहीं लिखते जाएंगे। सबसे पहले चीज मैंने आपको क्या सिखाई थी, अभी कमेंट सिखाया था। तो सबसे पहले मान लो अपना कमेंट यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैंने हैश लिखा और मैंने लिखा फर्स्ट। अच्छा सॉरी, ये मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको ऐसे करना है तो आपको कोड की जगह मार्क डाउन करना होगा, राइट। तो मैं अगर जब भी मार्क डाउन का मीनिंग बेसिकली पता है क्या होता है, अगर मैं एक लेबल बनाना चाह रही हूँ, कैप्शन बनाना चाह रही हूँ, तो मैं वो चीज यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे मैंने हैश लिखा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब रन करने के लिए मुझे इस पे क्लिक करना है। तो आप ये देखो, ये बड़ा हो गया, ये एक लेबल की तरह बना है, इसने एग्जीक्यूशन कुछ नहीं किया, ये आपका कोड पार्ट नहीं है। अब अगेन यहाँ पे कोड ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट हमेशा कोड आता है। तो जो कोडिंग अगर आपको कभी करनी है तो आपको कोड करके करनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए ना, मैंने आपको वेरिएबल बनाना सिखा दिया, मैंने आपको उसमें वैल्यू डालनी सिखा दी। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे को उसे आउटपुट फॉर्म में दिखाना है या मुझे उस पर काम करना सीखना है तो हम जल्दी जल्दी सीखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है सैलरी। ठीक है, सैलरी में मैंने क्या किया, 7,000 रुपए डाल दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि 7,000 वैल्यू जो है वो सैलरी के पास चली जाएगी। अब मैंने ये बोला कि मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। एक चीज है इनपुट देना, ये इनपुट देना था बाय डिफॉल्ट, मतलब सॉरी नॉट बाय डिफॉल्ट, बट ये हम इनपुट दे रहे हैं एक फिक्स्ड फॉर्म में। ठीक है, एक चीज होती है आपकी आउटपुट देना। आउटपुट देना होता है कि हमने जो वैल्यू दी आगे चल के वो हमें कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करे, हमें उस कुछ आंसर मिले। तो वो जो स्क्रीन के ऊपर आपका आउटपुट देखने के लिए कोड करना होता है, उसके लिए जो आपका फंक्शन यूज होता है वो होता है आपका प्रिंट फंक्शन। देखो जिस भी चीज के आगे ना एक नाम लिखा हो और जिसके आगे ये वाले ब्रेसेस यूज किए हो, ये वाले, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, हमेशा फंक्शन बोलोगे। फाइन। तो यहाँ पे प्रिंट जो है ना वो मेरा एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो प्रिंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके अंदर यहाँ पे। वो आपके लिए ना ज्यादा इजी रहेगा, तो मैं आपके साथ ही टाइप कर लेती हूँ। तो अगर हम प्रिंट फंक्शन की बात करें, तो जब प्रिंट फंक्शन होगा ना, पहले तो वो ऐसे लिखा होना चाहिए, पी कैपिटल नहीं होता है, पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज, प्रिंट के अंदर अगर आप डबल कोट्स में किसी चीज को लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर जैसे मैंने लिखा है, तो जो भी चीज डबल कोट्स में होगी तो आउटपुट में वो आपको वही चीज दे देगा। ठीक है, जो आपने डबल कोट्स में लिखी होगी एज एन आउटपुट। अगर आप इसको प्रिंट को कोई ऐसी चीज दे दोगे, इसको ना हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। फाइन, अगर प्रिंट को हम कोई ऐसी चीज दे दें, जैसे मैंने दे दिया सैलरी, अगर ऊपर कहीं मेरे कोड में मैंने सैलरी नाम का वेरिएबल बना रखा होगा जिसमें मैंने 7,000 रुपए डाल रखे होंगे, तो ये उसको एसेस कर लेगा। फर्क देखो, पहले जब मैंने प्रिंट में डबल कोट्स में कोई चीज डाली तो वो उस चीज को सेम प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैंने प्रिंट के अंदर कोई ऐसी चीज डाली जो जो क्या है, जो डबल कोट्स में नहीं है, तो डबल कोट्स में जब वो चीज नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर ढूंढेगा, वो कहेगा इस नाम का कहीं वेरिएबल है। अगर उसको वो वेरिएबल मिल जाएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी ये आपको आउटपुट में वो वैल्यू देगा। हमेशा ये बात याद रखना, प्रिंट सेम जो आपने लिखा है वो चीज भी लिख के दे सकता है, वो आपको वैल्यू उठा के भी दे सकता है किसी वेरिएबल की। डिपेंड करता है कि आप डबल कोट्स लगा रहे हो या आप नहीं लगा रहे हो। लगा रहे हो तो वो आपको एज सच प्रिंट कर देगा, अगर नहीं लगा रहे हो तो आपको नहीं देगा। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग प्रिंट, दैट विल बी कि आप दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा लिख सकते हो। जैसे मैं ये लिखूं, सैलरी इज, ठीक है,
और मैं साथ में सैलरी की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं लिख दूंगी एक कॉमा, जिसको हम बोलते हैं जो लिख दूंगी मैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, जो चीज मुझे डबल कोट्स में चाहिए थी वो चीज मैंने डबल कोट्स में लिख दी। उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे डबल कोट्स में नहीं चाहिए, मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू डलवानी है, तो मैंने कॉमा ऑपरेटर लगाया। कॉमा ऑपरेटर सेपरेटर की तरह काम करता है, और उसके बाद मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, तो अब जब ये देखेगा, आउटपुट देखेगा, मैं ये लिख देती हूँ, तो वो क्या लिखेगा, जो चीज पहले डबल कोट्स में थी ये वो देगा, और बाद में उसने देखा कि अच्छा जो ये वाला सैलरी है ये तो डबल कोट्स में नहीं है, तो ये ऊपर जाके क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को देख। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू क्या कर रहा है, वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वेरिएशंस होते हैं, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए प्रिंट के रिगार्डिंग। क्या क्या पता होना चाहिए कि डबल कोट्स वाली चीज वैसे देगी, डबल कोट्स नहीं है तो वेरिएबल की वैल्यू उठा के देगा। अगर दोनों को इकट्ठा करना है तो हम दोनों चीजों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, बस बीच में हमें कॉमा कॉमा लगाते रहना है। ठीक है, तो अब हम बस उसी चीज को हमने अप्लाई करना है। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया सैलरी, जिसमें मैंने 7,000 रुपीज डाले, और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ टोटल सैलरी इज सैलरी। जो मेरी टोटल सैलरी है वो क्या है, वो ये सैलरी ही है, मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, कुछ कितने भी स्टेटमेंट, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, कुछ और भी बताऊंगी। फिर मैंने लिखा प्रिंट टोटल सैलरी इज कॉमा सैलरी। अब पहले हम कोड समझते हैं, मैं बाद में रन करने वाली हूँ। पहले मैंने सैलरी एक वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने 7,000 वैल्यू डाली। फिर मैंने एक प्रिंट फंक्शन चलाया। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, टोटल सैलरी इज सैलरी, कि जो टोटल सैलरी मेरी बन रही है वो ये सैलरी है, और कुछ एडिशनल पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास। मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखनी थी तो मैंने लिख दी। उसके बाद अच्छा ये देखो, ये पूरा डबल कोट्स में है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और दूसरा प्रिंट स्टार्ट किया। दूसरा प्रिंट स्टार्ट करते ही मैंने लिखा टोटल सैलरी इज, और कॉमा सैलरी लिख दिया। अब ये वाली चीज हमको पता है, ये वाली चीज भी हमको पता है। जिस चीज पे हमको ध्यान देने की नीड है वो ये है कि अगर मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स इकट्ठी लगा दी, तो क्या ये दोनों जो आंसर है वो एक ही लाइन में आएंगे या अलग लाइन में आएंगे। अब बस वो सवाल है, तो आंसर है कि ये दोनों डिफरेंट लाइंस में आएंगे, क्योंकि अभी मैं उसका आंसर भी बताने वाली हूँ बहुत डिटेल में। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर जब प्रिंट की एक लाइन खत्म होती है, जब इसका ये वाला ब्रेसेस खत्म होता है, ठीक है, तो उसके बाद आगे जो भी आप नेक्स्ट प्रिंट लगाते हो वो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में लेता है, न्यू लाइन ऑपरेटर की तरह वो वर्क करता है। अब मैंने ये कोड लिखा, मैं इसको रन कर रही हूँ। आई थिंक आउटपुट अब आपके लिए प्रिडिक्टेबल ही होगा, क्योंकि ये आउटपुट आ गया। टोटल सैलरी सैलरी आपका डबल कोट्स में था, तो उसने एज सच प्रिंट किया। फिर मैंने बोला था कि ये अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इसके बाद जैसे इसको ये ब्रैकेट मिला तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन में इसको दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट मिली, जिसमें लिखा हुआ टोटल सैलरी इज, तो टोटल सैलरी इज लिखा, और यहाँ पे अभी डबल कोट्स में नहीं है, तो ये इस वेरिएबल को ढूंढेगा। इसको ऊपर ये वेरिएबल मिला, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 7,000 थी, तो इसने यहाँ पे 7,000 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको पहले इसलिए पीपीटी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया था कि फिर बाद में आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक बनाया, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मल्टीपल आउटपुट्स, अभी पहले हमें कोड करते हैं, आप मुझे उसका आंसर प्रिडिक्ट करिएगा कि क्या हो सकता है। मान लो मैंने लिखा प्रिंट, अब मैंने बोला ना कि सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, तो मान लो मैंने ये लिखा वेलकम, फिर मैंने लिखा प्रिंट टू, एंड प्लीज सी दिस थिंग कि मैं सिंगल कोट्स लगा रही हूँ, मैं डबल नहीं लगा रही। मैं डबल भी लगा सकती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन में मैं डबल लगा दूंगी, जस्ट टू शो दिस थिंग कि इट ऑल वर्क्स। वैसे मैं ऊपर यूज कर ही चुकी हूँ, पाइथन वर्ल्ड। फाइन, मैंने ये चीज लिखी, वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। तो अगर हमें इसका आउटपुट मांगू, तो आई थिंक इट शुड बी वेरी प्रिडिक्टेबल कि क्या ये सेम लाइन में आएगा या डिफरेंट लाइन में आएगा। तो आई थिंक डिफरेंट में आएगा, वो हम पहले कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली मैं बस यही चीज बताना चाह रही हूँ कि जितनी बार आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, उतनी बार जो आउटपुट है वो आपको क्या लग देगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में देगा। ठीक है, अब
ये चीज मैंने आपको क्यों सिखाई है, क्योंकि आगे जो हम कोड करने वाले हैं उसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर मैं उसको सेम लाइन में लाना चाहूँ, देयर माइट बी सिनेरियोज जिसके अंदर मैं कोडिंग कर रही हूँ, ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशन कर ली और एक वेरिएबल के अंदर आंसर रख दिया, नीचे जाके मैंने कहीं कैलकुलेशन कर दी और एक वेरिएबल में मेरे पास आंसर रख लिया। अब उन दोनों वेरिएबल्स क्योंकि वो दूर-दूर है तो उनको मैं बाद में एक ही लाइन में आउटपुट देना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकती हूँ और मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं कि नॉर्मली प्रिंट जितनी बार प्रिंट यूज़ करोगे उतनी बार आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। लेकिन इस चीज़ को वो करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जो है हमारा एंड आर्गुमेंट। तो हम एंड आर्गुमेंट अब करने वाले हैं, तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ, मार्क डाउन करा, मार्क डाउन पे गए। नाउ आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैंने आपको ये क्यों सिखाया रॉ वाला। तो इससे ये लेबल बहुत सही रहता है, पता चल जाता है कौन से टॉपिक पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो एंड आर्ग्यूमेंट बन गया आपका। तो अब मैं आपको वो कराती हूँ जो प्रिंट को एक लाइन में फिर भी हमें आउटपुट दिखाएगा। तो मैं पहले आपको इसका सीधा अब वही दिखा देती हूँ। मैंने लिखना शुरू किया प्रिंट, इसमें मैंने लिखा वेलकम। प्रीवियस क्वेश्चन को ही हम सेम लाइन में लाएंगे। वो लिखने के बाद मैंने लिखा कॉमा, ठीक है, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट लगा रहे हो। एंड लिखा, एंड लिखने के बाद मैंने क्या किया, स्पेस डाल दिया, एंड इक्वल टू, और मैंने स्पेस डाल दिया। फिर मैंने क्या लिखा, प्रिंट टू, और फिर से मैंने यही चीज की, एंड इक्वल टू, और मैंने स्पेस डाल दिया यहाँ पे। और फिर मैंने लिखा प्रिंट पाइथन वर्ड। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करती हूँ। तो जस्ट अंडरस्टैंड हुआ क्या, प्रिंट में मैंने लिखा वेलकम, तो उसने भी लिख दिया वेलकम। प्रिंट में है टू, तो वो टू लिखेगा। प्रिंट में पाइथन वर्ल्ड, तो पाइथन वर्ल्ड भी लिखेगा। अभी तक हम ये वाली चीज नहीं लगा रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, नेक्स्ट प्रिंट को देख के नेक्स्ट लाइन में आउटपुट दे रहा था। अब मैं उसको क्या बोल रही हूँ कि भैया कॉमा लगा के मैंने लिख दिया एंड इक्वल टू दिस। एंड इक्वल टू दिस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, प्रिंट क्या कहता है नॉर्मल सिनेरियोज में, एंड आर्ग्यूमेंट हमेशा होता है और वो ये बोल रहा होता है। आई थिंक अब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। नॉर्मली जो एंड आर्गुमेंट वो बाय डिफॉल्ट लगा होता है, वो क्या बोल रहा होता है प्रिंट को कि भैया न्यू लाइन में ले जा। तो इसलिए आपका आउटपुट हमेशा प्रिंट के बाद न्यू लाइन में आता है, क्योंकि उसको ये वाली जो चीज है ना वो बाय डिफॉल्ट मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, मैं कह रही हूँ रुको, न्यू लाइन में नहीं लेके जाओ, एक स्पेस दे दो। अब मैं ये बोल रही हूँ क्या, कि वेलकम लिखो और फिर एक स्पेस दे दो, तो ये स्पेस आ गया। फिर मैंने बोला अब क्योंकि स्पेस आ गया तो वो न्यू लाइन में नहीं गया, क्योंकि न्यू लाइन के तो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, तो वो सेम लाइन में कंटिन्यू करेगा, कर्सर अभी भी उसी लाइन में है। फिर मैंने बोला टू लिखो, उसने टू लिख दिया। फिर मैंने बोला कि जो एंड करना है तुमने वो स्पेस से करना है, न्यू लाइन से नहीं करना। तो उसने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया, वो उसी लाइन में है। फिर मैंने लिखा पाइथन वर्ल्ड को प्रिंट कर दो, तो वो वहीं पर है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंड आर्गुमेंट है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है कि मल्टीपल लाइंस में आउटपुट ना आके सेम लाइन में आए। ठीक है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्गुमेंट आता है, वो होता है आपका सेप। नो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक एंड, काफी काम आते हैं ये। ठीक है, मैंने सेप आर्गुमेंट लिख दिया यहाँ पे एंड आगे चलते हैं। तो सेप आर्गुमेंट जो है ना सेपरेटर की तरह काम करेगा। पहले मैं आपको एक कोड करवा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेपरेशन क्रिएट कर रहा है ये किसके बीच में कर रहा है। काम इसका सेपरेशन क्रिएट करना ही है, लेकिन किसके बीच में करना है वो हम समझते हैं। और इसके बाद आप इस कोड से आपकी एक चीज और क्लियर हो जाएगी, वो भी उतनी ही रिक्वायर्ड है। मान लो मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल वन नाम का वेरिएबल बनाया,
फिर मैंने VAR2 नाम का बनाया, फिर मैंने एक VAR3 नाम का बताया, फिर एक VAR4 एंड 4 मैंने वेरिएबल्स ले लिए और मैं साथ में लिख रही हूँ 100, 150, 200 एंड 250। अच्छा, अब यहाँ पे पहली चीज जो आपको समझने की मैं ऐसे ही करके लिख देती हूँ, इजी रहेगा। पहली चीज जो आपको समझने की नीड है ना, हम नॉर्मली वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल का नेम और उसमें वैल्यू देते हैं, राइट। हम पाइथन के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स इकट्ठे दिखा सकते हैं और साइड में उनके आर्गुमेंट की लिस्ट दे सकते हैं। तो अब होगा क्या, जो VAR1 है उसके अंदर 100 जाएगा, VAR2 में 150, VAR3 में 200 एंड VAR4 में 250। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो वेरिएबल्स है उनके पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया VAR1, VAR2, VAR3, VAR4 और इसके अंदर मैंने ये वैल्यूज आपकी ऐड कर दी हैं। तो 4 वेरिएबल्स हो गए, उनके पास अपनी वैल्यूज तो है ही। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ प्रिंट VAR1, VAR2, VAR3, VAR। तो मैं क्या करवा रही हूँ, हर एक वेरिएबल को प्रिंट करवा रही हूँ। फाइन, कर देगा वो। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिखा प्रिंट, मैंने सेम चीज लिखी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट इट विल बी सेम। अच्छा, कॉपी किया, मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने लिखा इसके बाद मैंने क्या किया, सेम चीज लिखी लेकिन इसके बाद सेम चीज लिखी, चलो जी हो गया। तो समझो मैंने सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या दिखाया है। सबसे पहले मेरा क्या सीन है, मैंने प्रिंट वेरिएबल लिए थी, 4 उनमें वैल्यूज डाल दी थी। उसके बाद एक बार तो मैं उनको नॉर्मली प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पे, जो ये वाला है कि चारों की वैल्यूज मुझे प्रिंट कर दो। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि चारों की वैल्यूज प्रिंट कर दो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि सेपरेटर जो हो वो कुछ भी ना हो। सेपरेटर इक्वल टू, मैंने कोट्स तो लगाया पर उनके अंदर मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई स्पेस भी नहीं है। अगले केस में मैंने बोला कि लगाओ लेकिन उनके बीच में कॉमा हो। फिर मैंने बोला उनको लिखो लेकिन उनके बीच में स्पेस हो। फिर मैंने बोला उन वेरिएबल्स को लिखो लेकिन उनके बीच में कॉलन आए। और लास्ट में मैंने बोला कि उनको लिखो लेकिन उनके बीच में ये डैश आए, इतने सारे। तो ये जो मैंने लिखा है मैं इसको बस रन कर देती हूँ, रन करते ही आपको समझ आ जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। अब साइड बाय साइड आप आउटपुट देख लो। आउटपुट आपको कुछ ऐसे आ रहा है, जब मैंने चारों वेरिएबल्स की वैल्यू मांगी तो उसने चारों वेरिएबल्स की मुझे वैल्यू दे दी, लेकिन एक एक कॉमा के साथ, सॉरी एक एक स्पेस के साथ। फिर जब मैंने बोला कि मुझे चारों की वेरिएबल्स चाहिए लेकिन मैंने सेपरेटर बोल दिया विदाउट कॉमा, तो अब आप देखो ये सेपरेटर वर्क कहाँ कर रहा है। ये सेपरेटर वर्क कर रहा है, आप जो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो उनके बीच में क्या चीज आएगी, उन दो वैल्यूज को बीच में कौन सेपरेट करेगा, ये सेपरेटर उसकी बात करता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि सेपरेटर दो, कोई स्पेस नहीं। तो अब आप देखो सेम वैल्यूज आ रही हैं आपकी, लेकिन उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। जैसे 150 है या 200 है या इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। थर्ड के बीच में मैंने बोला कि कॉमा लगा दो, तो देखो हर एक वैल्यू के बीच में उसने सेपरेटर क्या लगाया, कॉमा। चौथे में मैंने बोला स्पेस दे, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है ये वही है। और नेक्स्ट में मैंने बोला कॉलन लगा दो, तो हर एक वैल्यू के बीच में आपका कॉलन आ रहा है। और लास्ट में मैंने बोला कि हर एक वैल्यू के बीच में आपने क्या लगाना है, ये डैश लगाने हैं।
तो ये डैश आपके आ गए। तो सेपरेटर जो ऑपरेटर होता है वो ये काम करता है आपका कि जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी जो ये वेरिएबल्स होते हैं, सर नॉट वैल्यूज, जो भी आपके वेरिएबल्स आप यूज करते हो उनके बीच में आप क्या उनकी सेपरेशन किससे करना चाहोगे, तो वो ये आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका एंड आर्ग्यूमेंट है, सेट है, ये काफी ज्यादा आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जब आप प्रोग्रामिंग उसमें बैठते हो, इंटरव्यूज में बैठते हो, इनके क्वेश्चन वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है भैया ये बहुत ज्यादा है। अब तक हमने जो भी बात करी वो आउटपुट फंक्शन प्रिंट की बात करी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आपके इनपुट। तो मैं अब आपको इनपुट लेना सिखाने वाली हूँ इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो इनपुट पे चलते हैं। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट आप कैसे ले सकते हो, इनपुट के लिए आपका इनपुट फंक्शन होता है। फंक्शन का नेम बता देती हूँ, इनपुट है। इनपुट लेके वैल्यू किसी के अंदर दोगे तो इसीलिए इनपुट फंक्शन जब आप यूज करोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर किसी वेरिएबल का नाम दोगे। क्योंकि आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, इनपुट में कोई वैल्यू आएगी तो यानी ये जो पूरा कोड होगा वो किसी वैल्यू से रिप्लेस होगा। और जो वैल्यू होती है वो हमेशा आप किसी वेरिएबल में डालते हो, तो इसीलिए इनपुट फंक्शन जो होगा हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का नेम होगा जिसके अंदर आप वो वैल्यू जो भी इनपुट हो रहा है वो उसको वो कंटेनर जो है कंटेन करेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो आपको इनपुट फंक्शन के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी इनपुट ये लेता है वो उसको स्ट्रिंग टाइप का लेता है। इसका मतलब है कि अगर आप टू डालोगे तो टू वो उसको टू को कैसे कंसीडर करने वाला है, डबल कोट्स टू, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इनपुट फंक्शन से 2 लूँ और बाद में मैं इनपुट फंक्शन से 3 लूँ और मैं कहूँ 2 प्लस 3 कर दो, तो आउटपुट में वो मुझे 2 3 देने वाला है, ना कि वो मुझे 5 देगा। अभी के लिए मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है। मैंने क्या बताया है कि जो इनपुट फंक्शन है वो जो भी वैल्यू को लेता है उसको स्ट्रिंग की तरह लेता है। तो उसके लिए जो 2 इनपुट में आया वो इस 2 की तरह आया, इस 2 की तरह नहीं आया। तो अगर मैंने मान लो इनपुट से 2 भी ले लिया और 3 भी ले लिया तो उसने इन दोनों को स्ट्रिंग की तरह लिया। अब स्ट्रिंग में आपको पता है कि अगर जैसे मैं गुड और मॉर्निंग करूँ और गुड मॉर्निंग को मैं ऐड कर दूँ गुड प्लस मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग इकट्ठा दे देगा ना। तो ऐसे ही जब मैं 2 प्लस 3 करूंगी तो वो उसको 23 देगा, वो उसको 5 नहीं देगा। तो ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें इनपुट की बता दी हैं। अभी इसी पे काम करते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई इसकी स्ट्रिंग वाली उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमेशा इनपुट फंक्शन जो है राइट हैंड साइड पे यूज होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या होगा, वेरिएबल का नेम होगा। तो मतलब मैंने एक नम वेरिएबल बनाया, मैंने एक नम वेरिएबल बनाया और मैं उसके अंदर कह रही हूँ कि मेरे को इनपुट चाहिए। इनपुट में मैं कोई भी बोल रही हूँ उसको एंटर नंबर। देखो इसके अंदर जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन आप कभी एटीएम में गए हो तो आपको प्रॉम्प्ट हमेशा मिलता है। ऐसा आपको बोलेगा ना कि आपको कितना कैश चाहिए, आप सेविंग अकाउंट कर रहे हो या कौन सा वाला अकाउंट यूज कर रहे हो, तो ऐसी लाइंस लिखी हुई आती है तो उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी चीज आप लिखते हो वो वही प्रॉम्प्ट है। अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा तुम चाह क्या रहे हो। आप इनपुट तो चाह रहे हो पर चाह क्या रहे हो, तो वो चीज लिखनी जो आप रिक्वायर्ड है, वो प्रॉम्प्ट, वो यहाँ पे लिखते हो। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ एंटर नंबर, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर आया आपने लिखा प्रिंट। अब ये तो इनपुट रहा, आउटपुट तो दिखाना है ना, तो मान लो मैं आउटपुट के लिए लिख रही हूँ उम्म, अच्छा चीज भी आपको दिखाई देती है। अब आप कोड देखो, पहले मैंने लिखा है इनपुट एंटर दी नंबर, वो तो प्रॉम्प्ट की तरह आ गया। फिर मैंने प्रिंट पे बोला नंबर इज और फिर मैंने कॉमा कर दिया। तो ये चीज हमको पता है कि नंबर इज ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, नम के अंदर जो भी उसने एंटर कराया होगा वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब मैं साथ में लिख रही हूँ क्लास इज और टाइप ऑफ नम मैंने कुछ लिखा है, तो यहाँ से पता चलेगा कि मैं कर क्या रही हूँ। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। मान लो मैंने नंबर दिया 4,
वो मुझसे पूछ रहा है एंटर दी नंबर, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया था, अब आप यहाँ ध्यान से देखो ये कैसे रन कर रहा है। इसने मुझसे सबसे पहले पूछा एंटर दी नंबर, जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब मैं यहाँ वैल्यू डाल रही हूँ, एंटर किया। जस्ट अ मिनट। ओके फ्रेंड्स, देखो ये जो इशू है ना, जो ये बार बार आपका यहाँ पे आ रहा है, पायोडाइड फ्यूचर पेंडिंग आगे करके ये आपकी एक एक्सेप्शन आ रही है। तो ये तो आएगी ये कुछ टाइम्स आएगी एक्चुअली आपकी ना। सम इशू विद ऑनलाइन वर्जन ऑफ जुपिटर नोटबुक, मैंने कई जगह पढ़ लिया है, ये बार बार आएगी। अगर आप जैसे ये कोड आपका ठीक है, इस कोड में कोई इशू नहीं है, स्टिल आपका एरर आएगा। तो अभी मैं आपको तो आप क्या कर सकते हो, मैं जो करने वाली हूँ, जो मुझे सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन लग रहा है इसके लिए, वो ये है कि आई विल डाउनलोड एनाकोंडा और उसके बाद मैं उसमें काम करा दूंगी आगे का आपको। अभी के लिए कि ये कोड वर्क कैसे करता, तो वो ये होता कि इनपुट के अंदर जो भी चीज आपने लिखी हुई थी, वो आपको यहाँ लिखी हुई दिखती है एज अ प्रॉम्प्ट, और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसके अंदर आप वो वैल्यू डालते। मान लो मैंने 3 डाल दिया, वो नम के अंदर चला जाता और फिर आपको आउटपुट में 3 दिख जाता। ठीक है, अभी इसका आउटपुट सिर्फ इतना होना था। मैं इसको ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका टॉपिक दोबारा से ही कराऊंगी मैं इनपुट फंक्शन, लेकिन फॉर नाउ मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। और आगे मैं आपको कोड नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आप कितना भी कोड लिख लो, इसको दोबारा भी मैंने कर्नल को 2-3 बार इसका चेंज कर लिया है, बट स्टिल मेरा फिलहाल इशू नहीं जा रहा है। आपका जो ऑनलाइन आपको इसका ऑप्शन मिलेगा वो यही है कि आप कर्नल चेंज कर लो, रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से आप वो चीज कर सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट करके अपने आउटपुट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, शट डाउन भी कर सकते हो आप, कर्नल को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं वो सारी चीजें कर चुकी हूँ, स्टिल मेरा तो नहीं काम बन रहा है। तो आई प्रेफर कि मैं डाउनलोड करके ही आपको करा दूं, रोज रोज का तो नहीं अच्छा लगेगा। एंड फिर मैं आपको इनपुट फंक्शन और ऑपरेटर्स का जो मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं फिर आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो जितना भी हमने पढ़ा कि एंड होता है, सेप होता है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो चीज सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक जो मैंने आपको फाइनल टॉपिक करवाना था, बीच में मेरा ऑपरेटर्स रह जाएगा, इसमें इवैल फंक्शन रह जाएगा, और इनपुट इनपुट में है कि हम जो मैं आपको स्ट्रिंग बता रही थी कि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में लेता है, तो उसको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल, ये सारे ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ जो मैंने फर्स्ट डे भी करी थी, लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो ये फॉलोइंग लाइब्रेरीज है जो हम आपकी यूज करने वाले हैं आगे, इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करवा दूंगी। तो ये सारा मेरा टॉपिक था जो फर्स्ट में कवर करना था, पर आज मैं इसको यही एंड करती हूँ। तो क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।